नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर चैनल पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल है academy_किंजल, जहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझसे मेरे अकेडमी प्रोफाइल academy.com@किंजल_चौधरी पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार नो कॉन्फिडेंस वोट में पराजित हो गई है और इसके साथ उनकी सरकार गिरने वाली है। तो जल्द ही नेपाल में नए प्रधानमंत्री या तो चुने जाएंगे या फिर नेपाल वापस से नए चुनाव में जाने वाला है। तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। जल्दी से, बिल्कुल नई खबर है, ताज़ा खबर है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इससे पहले हम ये समझ सकें, बहुत ज़रूरी है कि हम नेपाल के पॉलिटिक्स को जानें। तो दोस्तों, नेपाल में आप अगर देखें तो जो 3 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, एक सेंटर है नेपाली कांग्रेस, जो आज तक ट्रेडिशनल तरीके से पावर में रही है, इंडिया से क्लोज मानी जाती है। दूसरी आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 2 फैक्शन में बटा हुआ है। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसका लीडर कौन है? केपी शर्मा ओली, जिसके लीडर है। दूसरी पार्टी आप अगर देखें तो वो हो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। इसके लीडर कौन है? प्रचंड। तो ये दो आप देखो, दो जो कोना आप देख रहे हो, दोनों कोने में ओली और प्रचंड, ये लोग किसके लीडर हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर हैं। एक यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और ये किसके लीडर हैं? ये है माओइस्ट। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन है नेपाल की, तो आइए अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों, होता क्या था अब तक? ये तीनों पार्टी अपना अपना चुनाव खुद लड़ते थे, आपस में अलायंस वगैरह नहीं बनाते थे। फिर क्या होता है 2017 में? चाइनीज प्रभाव 2015 ऑनवर्ड काफी मजबूत होने लगता है नेपाल में। तो ऐसा कहा जाता है चाइना के शी जिनपिंग के देख रेख में इंश्योर करवाया जाता है। चाइनीज एम्बेसडर नेपाल में जो है उनको इंश्योर करवाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ये जो 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं नेपाल में जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इनका अनहोली अलायंस करवा दिया जाए, इनका मर्जर करवा दिया जाए। तो क्या होता है 2017 का जो जनरल इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, उसमें सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओइस्ट सेंटर दोनों एक साथ आ जाते हैं और दोनों के दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं। और जाहिर सी बात है, दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो विजय भी हो जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब दोनों पॉलिटिकल सेंटर पे अगर आ जाएंगे एक साथ, तो क्या होगा? पावर को लेकर टसल होगा, ज्यादा दिन तक अनहोली अलायंस नहीं चलेगी। फिर क्या होगा? एक टाइम आएगा जब ये अलायंस टूट जाएगी। तो ये कब आता है? तो ये होता है 2020 के दिसंबर में। 2020 के दिसंबर में होता है। तो याद कीजिए कैसे, उसी टाइम के आसपास ओली एक नेशनलिज्म का मुद्दा उठा देता है। क्या करते हैं वो? उसी टाइम पे वो एक मुद्दा उठाते हैं कि भाई काला पानी वाला रीजन, टेरिटरी हमें क्लेम करना है। नेपाल क्लेम करने लग जाती है अचानक से। तो वो सारे चीजें उसी वक्त के आसपास उभरना शुरू होता है जब वो सेंटर में कमजोर होने लगते हैं। तो ओली को हॉक माना जाता है नेपाली पॉलिटिक्स में, एंड जरूरत के अनुसार वो काफी हद तक एंटी इंडिया कार्ड खेलते रहते हैं हमेशा। तो ये कहानी जब चल रही है, तो इसी बीच आप देखिए तो दिसंबर 20 होती है एंड नेपाल में ये अनहोली अलायंस टूट जाता है। तो उस वक्त जब टूट जाता है तो प्रेसिडेंट भंडारी, जो वहां की विद्या देवी भंडारी वहां की प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट है, तो वो हाउस को डिसॉल्व कर देती हैं और कहती हैं कि अप्रैल 30 से मई 10 के बीच में अगला नया चुनाव नेपाल में होना है। और ये प्राइम मिनिस्टर ओली ही कहते हैं कि भाई ठीक है, 6 महीने का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 4-5 महीने का। इस 4-5 महीने के वक्त में वापस से अपने आप को मजबूत कर लेंगे वो और नया चुनाव करवा लेंगे। तो उनको अब तक क्या होता है कि उनकी फेस सेविंग हो जाती है। अभी क्या होता, नो कॉन्फिडेंस वोट से वो हारते तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो इसलिए वो क्या करवाते हैं, खुद ही अपना कहते हैं कि ये सरकार, अब कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लग रहा, तो प्राइम मिनिस्टर खुद रिटर्न में दे देते हैं कि सरकार को गिराना है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, जल्दी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी चली जाती है। तो नेपाल के कोर्ट में जब अर्जी जाती है तो टॉप कोर्ट क्या करती है, कहती है कि वापस से रीइंस्टेट कर देती है। और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ओली क्या कर रहे होते हैं, वो स्नैप पोल्स के लिए, चुनाव के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच में कोर्ट क्या कर देती है, वापस से सरकार को रीइंस्टेट कर देती है। तो सरकार फिर बन जाती है। अब जब सरकार बन जाती है तो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, तो जाहिर सी बात है, सरकार अगर वापस से अब बैठाओगे तो सरकार को क्या करना होगा, कॉन्फिडेंस लोअर हाउस में शो करना होगा, जैसे हमारे यहां होता है। तो वही चीज होती है।
तो उसमें प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी प्राइम मिनिस्टर ओली के कहने पे पार्लियामेंट सेशन रखते हैं May 10 को, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर को शो करना होता है, पाना होता है। तो जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पाना होता है तो इसमें 271 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उसमें कितना वोट चाहिए, 136 वोट चाहिए, 50%। तो उनमें से बस 232 मेंबर ही आते हैं चुनाव के दिन, बाकी कहां चले जाते हैं? तो बाकी आप देखें तो जो मेंबर्स होते हैं 39 मेंबर्स, या तो वो उनमें से 39 मेंबर्स जो गायब होते हैं उनमें से 15 मेंबर एब्सटेन कर देते हैं, वोट ही नहीं देते, और 24 मेंबर एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये जो आप देखोगे 39 मेंबर्स में 28 मेंबर कौन से पार्टी के होते हैं? तो वो रूलिंग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के निकलते हैं, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के। तो वो लोग जो कि शायद क्या प्राइम मिनिस्टर ओली को ही उनको वोट देना था, तो वही उन्हीं के दल में सेंधमारी कर दी जाती है और वही 28 मेंबर रातों रात कहते हैं, कोई कहता है मुझे कोरोना हो गया, कोई कहता है कुछ और हो गया, प्रकट नहीं होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ओली को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन टोटल जो वोट पड़ती है उसमें बस 93 वोट्स ही प्राइम मिनिस्टर ओली सिक्योर कर पाते हैं। 124 सीट्स, 124 वोट्स नो बन जाते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ओली के अगेंस्ट जाते हैं। तो इस वक्त आप अगर देखें तो क्या हो चुका है? तो इस वक्त आप अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली अब मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। अब जब वो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं तो क्या करेंगे वो? तो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी को, और वो क्या करेंगी? पार्लियामेंट को कहेंगी भैया नया फॉर्मेशन ढूंढो, कोई नया कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाओ और नया प्रधानमंत्री चुनो। अगर नहीं कर पाओगे एक हफ्ते में तो नया चुनाव करवाएंगे, नए चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस वक्त प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर्स कौन कौन है? तो एक है शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के, और दूसरे हैं ओली, और दूसरे हैं पुष्प कमल दहल, प्रचंड नाम के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये माओइस्ट पार्टी के हैं। तो ये ओली हैं और ये दो बाकी के दो और लीडर्स हैं। तो इस वक्त यही तीन लीडर हैं नेपाली कांग्रेस, नेपाली पॉलिटी में अगर आप देखें एज अ होल, तो इन तीनों में ही ज्यादा चांसेस हैं कोई प्रधानमंत्री अगले बनेंगे तो बनेंगे। तो जो अपोजिशन लीडर्स थे शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल, इन दोनों ने ओली को ब्लेम किया, कहा कि आप कोरोना वायरस पैंडेमिक सही से सुलझा नहीं पाए, इस वक्त आपने बहुत पिटी पॉलिटिक्स खेली है, ऐसा ओली पे उन लोगों ने ब्लेम किया। कहा कि आपके करतूतों की वजह से, आपने जो करप्शन किया, आपने जो स्कैंडल्स किए, उसके वजह से इंडिया से जो एसेंशियल सप्लाई आनी थी दवाइयों की वो आ नहीं पाई। जो वैक्सीन आने थे इंडिया से टाइमली, वो इंडिया ने डिलीवर नहीं किए। देखिए नेपाल में ना कुछ भी हो जाए, ये बिग ब्रदर पॉलिटिक्स चलता रहता है। वहां पे कुछ भी हो जाए, जहां कोई सरकार कमजोर होने लगती है या कुछ भी होता है, इंडिया कार्ड तुरंत प्ले किया जाता है। ये नेपाल में भी देखोगे एंड टू सम एक्सटेंट आप बांग्लादेश में भी देखोगे, इंडिया कार्ड तुरंत निकल जाता है। इंडिया को ब्लेम करो, नेशनलिज्म इन्वोक कर दो, तो ये सिस्टम रहता है। तो वहां पर भी आप देखो तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया ने आप वैक्सीन टाइमली मंगवा नहीं पाए, तो अपने गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लेम किया। तो अब सवाल उठता है ये इंडिया के लिए क्या मीन करता है इस वक्त? तो देखिए सबसे पहले तो इंडिया के लिए एक ये चीज है कि केपी शर्मा ओली कमजोर होते हुए दिख गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, केपी शर्मा ओली कोई बहुत इंडिया के लिए फायदेमंद प्रधानमंत्री तो नहीं थे एंड प्रो इंडिया स्टैंड भी नहीं रखते थे। बात बात पे वो ऐसे ऐसे इश्यूज को लेके आए हैं जो कि कहीं ना कहीं दब चुके थे वो सारे इश्यूज, उनको उन्होंने वापस से भड़का दिया है। तो वो इश्यूज सामने उभर के आए, फिर वो चाहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेके हो। देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट ऐसी होती है कि एक बार बन जाए तो कोई प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं करेगा ये कहने की कि नहीं नहीं ये नेपाल की टेरिटरी नहीं, इंडिया की टेरिटरी है, आप रख लो। तो एक बार आपने इन्वोक कर दिया अपने पॉलिटिक्स के लिए, तो हमेशा के लिए रिश्ते दो देशों के बीच में आपने खराब कर दिए। इंडिया भी नहीं कर सकती कि आप रख लो ये, वो जो भी प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे उनके लिए भी वो क्या होगा, एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। तो कोई भी नहीं करने वाला। तो उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के लिए इंडिया के साथ रिश्ते बहुत खराब किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस वक्त एक इंडिया के लिए ओपनिंग मिली है, एक शायद मोस्ट लाइकली एक नया चुनाव होने वाला है, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि पुष्प कमल दहल और शेर बहादुर देउबा मिलकर सरकार बनाए, और इनकी सरकार मिलके बने बहुत कम चांसेस हैं, लगभग इम्पॉसिबल है। तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, वापस से चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार चुनाव में क्या इंश्योर करवाना है कि वापस से वो अलायंस ना बन जाए, जो अनहोली अलायंस चाइना पिछली बार बनवाने में
सक्षम थी, जो बना सकी थी और जो बनवाई थी, वो इस बार ना बने। इस बार ये दोनों एक दूसरे से दूर में रहें और तीनों अलग अलग चुनाव लड़ें। तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। तो ये एट द सेम टाइम जब आप किसी के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन कर रहे हैं तो बहुत सटल तरीके से करें। ऐसे ना करें कि दूसरी पार्टी को आप दुश्मन बना लें। तो बाई पार्टीजियन सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो इंश्योर करवाएं तीनों पार्टी को इस तरीके से सपोर्ट करें कि तीनों में कोई भी सरकार बने तो इंडिया के लिए अच्छा एटलीस्ट उनका रिश्ता रहे इंडिया के साथ। एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल एडवर्सेरियल रिलेशन भी ना बन जाए। तो वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स वही बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जो जियोपॉलिटिक्स के जो गुरु होते हैं वो इसी में माहिर होते हैं, कैसे वो बैलेंस मेंटेन करना है। और इंडिया भी एक्सपर्ट है, हमेशा से वो बैलेंस बनाना जानती है। तो इस बार आप अगेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर इंटरवीन कर रहे हैं तो बैलेंस के साथ करें। एंड ऐसा इंटरवीन करें बहुत ही सुपरफिशियल, ज़्यादा अंदर ना रहें। एंड जो इंटरवीन भी करें मिनिमल इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट उससे लेके आए, तो बराबर सपोर्ट सभी को मिले। एंड इंश्योर करवाएं तीनों की अलायंस ना बन जाए। तो इसके साथ ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिली हो। तो जब भी अकेडमी आए यूज दी कोड KC10, इससे आपको डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, साथ साथ आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज आप देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4-in-1 ऑफर भी चल रही है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, GS ऑप्शनल कोर्स कॉम्बो पैकेजेस भी आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ 5th मई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी रन की जा रही है। और इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को होती है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।